हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रीकैम साइंस में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और फीडबैक जरूर दें। आप लोग जाके पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। माई सेल्फ प्रेम, आई हैव डन BSMS 12 डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम माई सर मोहाली। और हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे जो सीरीज कर रहे हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम लोगों ने पी ब्लॉक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नाइट्रोजन फैमिली को करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस करने से पहले आप इस चीज को समझिएगा कि जो पी ब्लॉक है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक से रिएक्शन करते हैं। इवन दो वो अपने खुद से भी रिएक्शन करते हैं, पी ब्लॉक के ही एलिमेंट से रिएक्शंस देखी जाती है, या फिर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखा जाता है। इस तरह से हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें पी ब्लॉक में, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं एग्जांपल N2 फॉर्मेशन, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये पी ब्लॉक का पी ब्लॉक से ही फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से हम लोग कार्बन को भी देख सकते हैं। कार्बन में जैसे मान लो CH4 हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें ये किसका पी ब्लॉक का है? ये एस ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल और लेना चाहें, तो जैसे हम लोग ले सकते हैं अपेटाइट को ले सकते हैं, जैसे CA9PO4 का होल 6, इस तरह से, और CaX2। तो ये क्या है? रॉक में पाया जाता है, नेचर में रॉक में पाया जाता है। ये फॉस्फेट रॉक हैं, ये फॉस्फेट रॉक हैं, इनमें ये पाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो क्या है? एल्कली अर्थ मेटल है। ये क्या है? एल्कली अर्थ मेटल है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें फॉस्फोरस में पी क्या है? पी ब्लॉक का है। इस तरह से अगर एक्स की बात करें तो फ्लोरीन हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, इस तरह से, तो ये क्या है? पी ब्लॉक के। तो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक से रिएक्शन करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट डी ब्लॉक से रिएक्शन करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट इवन पी ब्लॉक से भी रिएक्शन करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे N2 लिया है, तो ये पी ब्लॉक का पी ब्लॉक में ही फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल का। इसी तरह से हम लोग O2 भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। हम लोग P4 टाइप का कंपाउंड ले सकते हैं। P4 क्या है? फॉस्फोरस का एक कंपाउंड है। तो व्हाइट फास्फोरस या फिर ब्लैक फास्फोरस जो बनता है वो पी ब्लॉक में आ जाता है। इसी तरह से हम लोग अगर अगला एग्जांपल देखें इसमें, तो ये क्या है? ये इसमें CH4 हाइड्रोकार्बन है जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह से ये रॉक फॉस्फेट की नेचर में पाई जाती हैं। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड करके होता है, इसको हैलाइड करते हैं, फ्लोरीन या फिर आयोडीन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग नेचर में भी ऑब्जर्व करते हैं कि पी ब्लॉक अपने आप में ही बनाता है कंपाउंड्स को, और एस और डी ऑर्बिटल से भी फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो नाइट्रोजन फैमिली पर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग अगर लिखना चाहें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और इसी तरह से एंटीमनी, इसी तरह से बिस्मिथ, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये किसका है? अगर हम लोग बात करें, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसको? बोरॉन को। और फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन को। तो बोरॉन है ग्रुप 13 का और कार्बन है ग्रुप 14 का। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता था, इसमें पी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो ये किसका है? ग्रुप 15 का ये ग्रुप है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिएगा। जैसे नाइट्रोजन में अगर 7 होता है तो 1s2, 2s2 और 2p3। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो पी ब्लॉक है उसमें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
अब हम इसको बॉक्सिंग के टर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको बॉक्सिंग के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग कार्बन के केस में हम लोगों ने, हम लोग कार्बन से तुलना करते हैं, कार्बन क्या है, ग्रुप 14 का है, और नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 का है, इस तरह से। तो अगर हम लोग कार्बन की तुलना करें और इसको लिखने की कोशिश करें तो 1s2 2s2 2p2, तो हम लोग देखते हैं अगर इसको हम लोग फिलिंग करते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन की इस तरह से, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसमें ये क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, क्योंकि पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ब्लॉक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप 15 में देखा गया है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 14। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये गेन करता है। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर हम कहते हैं कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एलिमेंट स्टेबल है, उसका सीधा मतलब है कि उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो उस चेंजेस का ग्रोथ करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये ग्रुप 15 के हैं, ऐसे ही ग्रुप 14 के हैं ये कार्बन वाले। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो नाइट्रोजन के केस में P3 आता है लास्ट में, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं लास्ट में P2 आता है। इसलिए हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि कार्बन के केस में जो हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड है। इसीलिए नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 के मॉलिक्यूल हैं या फिर एलिमेंट हैं, एटम हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करेंगे। इसका सीधा मतलब हुआ कि जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो रिटार्डेशन शो करेंगे, यानी कि उस चीज का विरोध करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस चीज से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर अगर P3 है, इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है इस तरह से, और 2s में भी इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अगर हम लोग बात करते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको आयनाइज करना चाहें यानी IE1 जिसे हम कहते हैं, यानी अगर हम नाइट्रोजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, IE1 लिखें तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी हम आयनाइज कर रहे हैं। प्रथम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या बॉक्स आएगा, इस तरह से बॉक्स आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब हम इसको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जिसको हम लोग IE2 के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर हम लोग बॉक्स की बात करें नाइट्रोजन के केस में तो इसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसी तरह से हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल सकते हैं, और जो बनता है पी ऑर्बिटल में बॉक्स में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता, और इसी तरह से इसको हम लोग कह देते हैं IE3। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो IE1 है जो हाफ फील्ड है, इसलिए आप जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक बार जब इनकी स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाती है, हाफ फील्ड इनका ब्रेक हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। वैसे ही जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो इसको निकालना और इजी हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली या फिर हम कहते हैं ग्रुप 15 में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ऑर्डर क्या आता है, IE3। अगर हम लोग बात करें उससे ज्यादा होगा IE2, उससे ज्यादा होगा IE1। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर है। आप इस चीज को दोबारा एक बार नोटिस कर लीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 में कार्बन है, उसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2p2 होता है। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन ग्रुप 15 की, तो उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2p3 होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं ये हाफ फील्ड है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। अगर हम लोग बात करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन, अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने की कोशिश करें, सिर्फ नाइट्रोजन में ही देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं IE1। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसको इंडिकेट करते हैं IE2। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसको इंडिकेट करते हैं IE3।
लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार जब इनका हाफ फील्ड ब्रेक हो जाता है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ऐसे ही थर्ड के साथ है, इसीलिए नाइट्रोजन केस में या फिर ग्रुप 15 के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो आता है जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई एज कंपेयर टू द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो बात हो गई सिर्फ नाइट्रोजन की। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाल देते हैं और हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कार्बन से कंपेयर करने की, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें जिसको हम अगर हम इसको बोलते हैं IEC1 लिख देते हैं, मतलब कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी फर्स्ट, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकालते हैं तो ये हो जाता है IEC2 कह सकते हैं, यानी कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी में निकला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये भी एम्प्टी हो जाता है। लेकिन आप इस चीज की कोशिश कीजिएगा, जब हम लोग कार्बन को आयनाइज करने की कोशिश करते हैं तो कार्बन में जो 2 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल वो हाफ फील्ड में नहीं है, इसलिए उनको निकालना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है कार्बन के केस में वो लो है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ग्रुप 14 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ग्रुप 15। तो इस तरह से हम लोग इस ऑर्डर को समझ सकते हैं, इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ग्रुप 14 से इन नाइट्रोजन फैमिली को। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल से इसको समझने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। अब आप एक चीज देखिएगा कि जो पी ब्लॉक है अपना, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अपना पी ब्लॉक है, अगर पी ब्लॉक में हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग इसको ग्रुप 15 को लिखने की कोशिश करते हैं ग्रुप 15, और इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हमें पता है कि ये अगर इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 है तो इसमें कितना होगा, n इक्वल टू 3 होगा, इसमें n इक्वल टू 4 होगा, इसमें n इक्वल टू 3 होगा, 5 होगा, इसमें n इक्वल टू 6 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो आप समझिएगा कि जो n इक्वल टू 2 है यानी कि इसमें जो है d ऑर्बिटल नहीं है, इसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसमें d ऑर्बिटल फिल्ड है, 3d ऑर्बिटल, इसमें 3d एम्प्टी है। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 4d है, 4d है वो भी फिल्ड है, 4d ऑर्बिटल। इसी तरह से हम लोग इसमें बात करें इसमें 5d है और इसमें फिर 4f भी मिलने लग जाता है इस तरह से। तो ये तो कुछ इनकी जानकारी हुई इन इसके संदर्भ में कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के केस में किसमें डी ऑर्बिटल है किसमें नहीं है। अब इस चीज को समझिएगा कि इसी की वजह से नाइट्रोजन जो है और इनमें Cn नंबर में चेंजेस आता है। आप इस चीज को समझिए। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं, जैसे एटॉमिक साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जो हम लोग जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। अगर किसी न्यूक्लियस के चारों ओर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका क्या है, आर रेडियस बढ़ने लग जाता है, यानी कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये एक बात हो गई, आप इस चीज को समझिएगा कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब लोग नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते हैं, फास्फोरस आर्सेनिक में जाते हैं तो बहुत जो नंबर है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं इस तरह से। तो हम लोग देख पाते हैं कि बॉटम तक जाते जाते इनका साइज बढ़ता चला जाता है। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो ये कहता है कि जो एस बी और बी आई हैं ये कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज है इनका। और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है इसमें एटॉमिक साइज लार्जली डिफरेंसेस आता है, एटॉमिक साइज डिफरेंस जो है वो लार्ज है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन से अगर हम लोग फास्फोरस में जाते हैं तो हम कह सकते हैं इस नाइट्रोजन का मान लीजिए अगर 70 है तो फास्फोरस का वही 110 होगा अराउंड।
आप समझिएगा, लेकिन इनके जो है Sb और Bi के वो 218 समथिंग के अराउंड ही रहते हैं और एटॉमिक साइज में। तो आप इस चीज समझिए। अब इसका एक केमिकल इम्प्लीकेशन से आप उस चीज को समझिएगा कि अगर Sb और Bi का एटॉमिक साइज सेम है तो ये नेचर में साइमल्टेनियसली मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी पाई जाती है। वहीं पे अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो इनमें एटॉमिक साइज में डिफरेंसेस ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी में भी डिफरेंसेस ज्यादा होगा। इसी तरह से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो डेंसिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करती है। तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी वेरिएशन जो नेचर में नंबर ऑफ एटम्स या फिर नाइट्रोजन का फाइंडिंग है, फास्फोरस की फाइंडिंग है, उसमें वेरिएशन आते हैं, परसेंटेज में वेरिएशन आते हैं। तो Sb और Bi के केस में ये टुगेदर पाए जाते हैं नेचर में, बट नाइट्रोजन और फास्फोरस को टुगेदर पाया जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस में डिफरेंसेस आता है। और हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आप एक चीज को और समझिएगा यहाँ पे, अब आप इस चीज को और समझिएगा यहाँ पे कि जो हम लोग बात करते हैं जब साइज यहाँ पे इंक्रीज करता है, हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, इन सब चीजों को आपने डिटेल से देख लिया है। अब आप एक चीज समझिएगा, ग्रुप 15 में अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज की, अगर ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है कब, टॉप टू बॉटम जाने पे, अगर ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं, इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा बंधे हुए महसूस नहीं करेंगे। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इसका मतलब है कि हम उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को इजीली आयनाइज कर सकते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो किस में होती है, मेटल में होती है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इफ द एटॉमिक साइज बढ़ेगा। वहीं पे आप इस चीज को समझिएगा कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है बॉटम टू टॉप, सेम चीज है, हम इसको घुमा के बोल रहे हैं। अगर बॉटम टू टॉप जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसका मतलब है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करती, इंक्रीज हो जाती है। आप इस चीज को समझिएगा कि जो एटॉमिक साइज अगर टॉप टू बॉटम टू टॉप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। वो क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर इंक्रीज करती है, इसका मतलब है कि उसको आयनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं देगा, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है। तो ये किस टाइप के मेटल, किस टाइप के एलिमेंट में होता है, तो ये नॉन मेटल में ऐसा होता है। तो आप समझिएगा कि जब हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो जो हम लोग ऊपर जाते हैं तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, जब हम लोग नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस हैं ये किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। वहीं पे जो Bi है वो मेटल में आता है, और जो As और Sb है वो मेटलॉइड में आता है, वो मेटलॉइड में आता है, यानी कि वो नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो साइंटिस्ट डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको कहाँ पे डाला जाए। तो ये तो कुछ बात हो गई इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब आप इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसमें, ऑक्सीजन स्टेट के बारे में, तो आप समझिएगा कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस है इनमें जो नॉर्मली जो ग्रुप 15 है उसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी, +1,
+3 +5 और उसके बाद में कभी कभी +4 और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं +2 और इसी तरह हम लोग देखते हैं -3। इस तरह की ऑक्सीजन स्टेट पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो नॉर्मली नाइट्रोजन के केस में ट्रू हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के केस में ये +2 नहीं होती, यानी कि +1 +3 और +5 इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन +4 ऑक्सो फास्फोरिक एसिड जो होते हैं, ऑक्सो एसिड्स होते हैं फास्फोरस के, उनमें +4 तक देखी जाती है। वहीं पे अगर हम लोग अब इसमें आप समझिएगा कि अब हम डिस्कस करेंगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की। अगर हम लोग बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +5 की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी करती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +3 ज्यादा फेवर करता है, +5 ज्यादा फेवर नहीं करता। उसका कारण समझिएगा, उसका कारण है कि जब लास्ट में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें 7, अगर 8 को जोड़े तो यहाँ पे 15, यानी 7 और 7 + 8 यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 प्लस अगर हम लोग 18 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपना अगर हम लोग इसको बात करते हैं, इसको जोड़ने की तो 33 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 33 और फिर हम लोग इसमें 23 को जोड़ देते हैं, इस 18 को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे 33 + 18 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 51 समथिंग आता है। इसी तरह से हम लोग इसमें अगर जोड़ देते हैं 32 को तो ये अपना आ जाता है यहाँ पे 51 में अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करें तो जाता है 3 और 5 8 83 आ जाता है। अब आप इस चीज को समझिएगा कि यहाँ से टॉप टू बॉटम जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इंक्रीज है वो सिर्फ 1 हो रहा है। लेकिन जब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में 8 इलेक्ट्रॉन की ग्रोथ हुई है। वहीं पे फास्फोरस टू आर्सेनिक जाते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन की, वहीं पे आर्सेनिक टू जब Sb जाते हैं तो वहां पे 51 की, और हम लोग जब Sb टू Bi जाते हैं हम लोग देखते हैं 32 की जो ग्रोथ हुई है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेल में बढ़ने लग जाते हैं तो क्या होता है, जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से जुड़ाव कम महसूस करता है। इसी को हम लोग एक कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो हम लोग जो बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP3, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जो d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि इसके केस में d और f इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से जो d f इन्वॉल्व होने की वजह से d और f की जो शील्डिंग है वो पुअर होती है। इसीलिए जो NH2 का मॉलिक्यूल है, NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा महसूस करते हैं अपने आप को और NP3 के नहीं करते। इसीलिए जब हम लोग आयनाइजेशन में जाते हैं तो हम लोग कंप्लीट 5 आयनाइजेशन में नहीं जाते, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। इसीलिए +3 जो है नीचे Bi का फेवर करता है। केवल एक मॉलिक्यूल है Bi के केस में जो पाया जाता है +5 में, वो है BiF5 करके। और BiF5 क्यों बनता है उसका कारण भी समझिएगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक समझिए कि Bi का साइज तो इंक्रीज टॉप हाई लेवल का है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने साइज बढ़ता है। वहीं पे अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो इनका साइज छोटा होता है, इसलिए 5 एटम को बियर कर सकता है फ्लोरीन के। इसलिए मात्र एक जो है BiF5 टाइप का मॉलिक्यूल पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें बाकी +3 स्ट्रेटजी जो टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबल है, जबकि बॉटम टू टॉप जाने पे +5 स्टेबल है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं PCl5 को, फॉर्मेशन को हम लोग देख पाते हैं और जिसको हम लोग आगे चल के काफी डिटेल से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो कुछ बातें हुई नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। आशा करते हैं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक को इसी नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्थी, स्टे होम।